Hello students, welcome to my YouTube channel. Today is 18th February and 18th February के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। पहले आप टेलीग्राम के थ्रू मयूरी भागवानी नाम का आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ सारी और क्विज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पोस्ट करती हूँ। इसके अलावा आप मुझसे मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, यहाँ भेज सकते हो। ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। इसके अलावा देखो सिर्फ 110 डेज अब बचे हैं हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसीलिए कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम आप अपना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए दो, ठीक है, rather देन मेंस। थोड़ा बहुत कुछ बचा हो मेंस का कवर कर लो, लेकिन ज्यादा ध्यान अब यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ दो, बिकॉज प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी 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 ट्रिकी नाउ। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो सो दैट आपका जो फोकस है ना वो प्रीलिम्स पे आना आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अब देखो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ मोर देन 1000 मेंबर्स। ओके, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड ऑल टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे सपोर्ट मांगा था और आपने इतना इमेंस सपोर्ट किया है कि वी हैव कम टिल दिस स्टेज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर मोटिवेशन, मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल गाइज, सो दैट हम ये 1000 के 10,000, 1 लाख, 10 मिलियन, जितने जितने हो सकते हैं उतने कर लें। ठीक है। सो आई ट्राई टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू ऑल्सो पार्टिसिपेट। ऑलराइट, so thank you and a big 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 thank you to all of you. सो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। तो देखो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में वी हैव इंडिया एट यूएनएससी। तो यहाँ पे यूएनएससी को डिस्कस करेंगे। सिंगापुर के पीएम की एक स्पीच है जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गई है, इसको देखेंगे। पॉलिटी में ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे। गवर्नेंस में एक एडिटोरियल आया है, काफी अच्छा एडिटोरियल है, इंडिया ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी, इसको देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे एचआईवी ट्रीटमेंट के बारे में। GS3 में हम देखेंगे साइंस एंड टेक से न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। इसके अलावा आज मैंने प्रीलिम्स डोज नहीं रखा है, वी हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, इसमें भी काफी हमको टाइम लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आगे की बात करते हैं। आज के क्वेश्चंस आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं। वन इज रिगार्डिंग अर्थ के जो भी वाटर सिस्टम है उससे रिगार्डिंग है ये, और दूसरा है सॉइल से रिगार्डिंग, ब्लैक कॉटन सॉइल से रिगार्डिंग। ठीक है, तो ज्योग्राफी के ये दो क्वेश्चन हैं, ये आए थे 2021 में प्रीलिम्स में। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसके आंसर्स आप मुझे देना इन द कमेंट सेक्शन। कल के जो क्वेश्चन हमने लिए थे इसके आंसर्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी। ठीक है, जो लास्ट कल के जो क्वेश्चन थे उनका। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। तमिलनाडु सेज नो इन सुप्रीम कोर्ट टू न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। सो देखो क्या हुआ। इंडिया में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात हुई। ठीक है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे बनाने की बात हुई? ये बात हुई कि हम तमिलनाडु का जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको सेटअप करेंगे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को। अब पहले तो मैं बता देती हूँ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है, तमिलनाडु में इसको सेटअप करना है और इससे रिगार्डिंग इश्यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की। ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होने वाला था, जिसमें क्या होने वाला था कि एक वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी हम बनाने वाले थे, जो कि एक रॉक कवर के अंदर होगी, लगभग 1200 मीटर के रॉक कवर के अंदर इसको बनाने वाले थे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के फॉर्म में। और यहाँ पे हम काम करने वाले थे हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के रिसर्च से रिलेटेड एक लेबोरेटरी बनाने वाले थे जो न्यूट्रिनोज के ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनोज क्या है इसकी भी बात करेंगे। मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट होने वाला था। इसको फंडिंग मिलने वाली थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करना, एंटी न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करना अर्थ के एटमॉस्फेयर में। दूसरी चीज यहाँ पे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाना जो कि आगे जाके एक फुल फ्लेजेड अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बन सके, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एक्सेट्रा फील्ड्स के रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो हमको न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज की रिसर्च करनी थी, दूसरा एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनानी थी जिसमें कि हम साइंस लेबोरेटरी के फॉर्म में इसको आगे जाके डेवलप कर सकें। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनने वाली थी, बनाना की प्रपोजल है। हालांकि तमिलनाडु ने अभी इस पे बोला है कि हम नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजल है कि अंडरग्राउंड लेबोरेटरी यहाँ पे बनाई जाएगी एट बोडी वेस्ट हिल्स। ठीक है, तो ये कहाँ है? थेनी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का वहां पे है। ठीक है,
दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर बनाने की बात की गई थी। कैलोरीमीटर डिटेक्टर होगा यहाँ पे जो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करेगा। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर बनाया जाएगा हायर एनर्जी फिजिक्स का एट मदुराई। तो मदुराई में इंस्टीट्यूशनल सेंटर एट हायर एनर्जी फिजिक्स, ये पहली चीज। दूसरी चीज मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर बनाया जाएगा, और तीसरी चीज अंडरग्राउंड लेबोरेटरी यहाँ पे बनाई जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो न्यूट्रिनोज के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस देखो। ये अगर हम न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर लेते हैं, न्यूट्रिनोज के ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि कैसे इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता पाएंगे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की। और यहाँ पे ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का मेन सोर्स सन और अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो हम इनको भी बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम नया मॉडल ऑफ फिजिक्स डेवलप कर पाएंगे। आज की डेट में एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है जो कि काफी सारी चीजों को अभी कंसिडरेशन में नहीं लेता। जैसे न्यूट्रिनोज के बारे में हमको काफी कुछ नहीं पता है, तो ये इसका कंसिडरेशन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में नहीं लिया जाता। तो एक नया मॉडल ऑफ फिजिक्स डेवलप हो पाएगा अगर हम न्यूट्रिनोज के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं तो। तीसरी चीज ये कि इससे डाइवर्स फील्ड्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग, इन सभी में हमको हेल्प मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिनोज। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। देखो, हमने एटम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एटम जैसे एक पार्टिकल होता है, एटम के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अलावा क्या होता है, ये जो तीन चार इसमें एटम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उसी में एक होता है न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है बेसिकली, 1959 में पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया, और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है, दुनिया का सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है, ठीक है, आफ्टर फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, लाइट पार्टिकल होता है, ठीक है। जो धूप आती है ना, धूप में जो पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। जो भी लाइट होती है, लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर फोटोन, ठीक है। तो फोटोन के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं हमारे अर्थ पे, हमारी दुनिया में, वो है न्यूट्रिनोस, ठीक है। न्यूट्रिनोस सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक मतलब कि एटम के अंदर के पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। वैसे ही न्यूट्रिनोज होते हैं। अब याद रखना, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनोज में डिफरेंस होता है। जो न्यूट्रिनोज हैं इनमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका मास भी लगभग जीरो रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका चार्ज भी जीरो रहता है, लेकिन उनके पास कुछ मास होता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिनोज ऐसे हैं जिनका चार्ज जीरो है और जिनका मास भी लगभग जीरो है, ठीक है। और ये सिर्फ वीक सब एटॉमिक फोर्स या ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो काफी कम इंटरेक्शन, काफी वीक इंटरेक्शन होता है, इसीलिए डिटेक्ट प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। इसके कारण न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड बाय वेरियस रेडियो एक्टिव डिकेज। तो कई सारे रेडियो एक्टिव डिकेज के कारण न्यूट्रिनो बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा, कॉस्मिक रेज, स्ट्राइकिंग एटम्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनको मासलेस कहा जाता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन रीसेंट एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि इनका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास तो है, स्मॉल ही सही लेकिन फाइनाइट मास है इनका। इनका डिटर्मिनेशन इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इंटरेक्शन से हम काफी सारी जो कॉस्मोलॉजिकल इंटरेक्शन है उनको समझ सकते हैं। अब आप देखो, ये आयरनी की सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल नहीं है, लेकिन इनका इंटरेक्शन हम अभी तक हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि इतना वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये जो है लगभग ऐसे पास होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जैसे उसको पता ही नहीं चलता, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन से भी पास होंगे तो ह्यूमंस इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी डेवलप करने की बात हो रही है। एक स्पेशल डिटेक्टर लगेगा इसके लिए, जिसमें बिल्कुल भी नॉइज या डिस्टर्बेंस ना हो, तभी हम न्यूट्रिनोज का पता लगा पाएंगे। ओके, अब हम आते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में देख लिया, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं इशू क्या है। इशू ये है कि तमिलनाडु कह रहा है, तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने तमिलनाडु में जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये न्यूट्रिनो नहीं चाहते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तमिलनाडु, ये कहते हुए कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पे अगर ये थेनी में बनाया जाएगा इस तरह की ऑब्जर्वेटरी, तो काफी ज्यादा घातक हो सकता है एनवायरमेंट के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट पे इस तरह की एक फैसिलिटी बनाना वुड बी अ वेरी 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 बिग कॉस्ट ऑन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए हमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एक इनॉर्मस इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स, देखो ये जो ब्लू है ना, ये सारे स्टेट्स, इनमें वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ से शुरू होती है गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला, ये 6 स्टेट्स में बसी हुई है वेस्टर्न घाट्स। ये क्वेश्चन
आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स में स्प्रेड है। ठीक है, 6 स्टेट्स में है, लगभग 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है। यहाँ पे थेनी डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है कि ये जो है काफी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया हो सकता है। अब देखो, 2 कमेटी रिपोर्ट्स भी आई थी इसी सेम टॉपिक पे। एक थी कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी इसको रिगार्डिंग कुछ चीजें कही, रिकमेंड की। और एक थी माधव गडगिल कमेटी। ठीक है, तो ये 2 कमिटीज का नाम भी आपको याद होना चाहिए रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट्स। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। देखो, नेक्स्ट इशू है सुप्रीम कोर्ट टू टेक ट्रिब्यूनल वैकेंसी इशू सून। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हमारे देश में कई सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल्स कैसे बनाए गए ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, ट्रिब्यूनल्स कई सारे बनाए गए, क्यों बनाए गए ट्रिब्यूनल्स? पहला कारण था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडेंसी थी कोर्ट्स में। ठीक है, जो एक्चुअल कोर्ट्स होते हैं ना हमारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पे काफी ज्यादा पेंडेंसी थी केसेस की, इसीलिए चाहते थे कि थोड़ा सा बर्डन शेयर हो जाए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहते थे हम, कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, और इसीलिए यहाँ पे हम चाहते थे कि ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से हम वो एक्सपर्टीज ला सकें एडजुडिकेशन में। तीसरी चीज, हम टाइम पे चीजों को रिजॉल्व करना चाहते थे, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स लाए गए। अभी ट्रिब्यूनल्स तो लाए गए, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हो रहे हैं। पहला इशू कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इनमें रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। अब इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडवोकेट्स गए, इन्होंने यहाँ पे पिटीशन लगाई। इन्होंने बोला कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं इसमें यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज जो है इस पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। इन्होंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में ये बात कही। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट को चार्ज कीजिए अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, आपने गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि आप जल्दी से जल्दी ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज को फुलफिल कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं माना, इसीलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या चार्ज होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपके लिए ये होमवर्क है। अब यहाँ पे ये बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया देखो, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट उसके बाद रिक्रूट कर देगी? नहीं। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को फटकार मारी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया कितनी बार तुमको बोले हैं कि रिक्रूटमेंट करो ट्रिब्यूनल्स का। तो यहाँ पे लास्ट चांस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपने रिक्रूटमेंट किया तो ठीक, नहीं तो 3 ऑप्शन है। पहला तो हम ट्रिब्यूनल्स ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में रिक्रूटमेंट तो हो नहीं रहा है, तो क्या मतलब कि ट्रिब्यूनल्स, यहाँ तो ट्रिब्यूनल्स बंद कर देते हैं, या तो फिर हम खुद से यहाँ पे अपॉइंटमेंट करें, या फिर तीसरा हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन लगाएं। ठीक है, तो कंटेम्प्ट लगाएं, या तो हम खुद रिक्रूटमेंट करें, या तो ट्रिब्यूनल्स को ही बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे ये इशू है। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ट्रिब्यूनल्स की बात क्यों करी मैंने, ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अब ट्रिब्यूनल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट जो आया 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजन ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे 323A और 323B कहाँ से आया है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। अब दो तरह के ट्रिब्यूनल्स की बात हुई, एक थे एडमिनिस्ट्रेटिव और एक थे ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वो हैं जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब बने, जिसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका जो भी ट्रांसफर होगा, आपके जो भी पिटिशन होंगी सर्विस से रिलेटेड, वो यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, और दूसरा है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। ये जो 323B में ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स हैं, इसमें क्या क्या मैटर्स होंगे? टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, फूड स्टफ, रेंट वगैरह, इन सभी जो मैटर्स हैं, इन पे जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स में बनेंगे 323B के अंतर्गत। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऑथराइजेशन है कि वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर सकती हैं। अब देखो, 323A और 323B में कुछ डिफरेंस है। पहला तो ये कि ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनेगी, बी में बनेगी ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे पब्लिक सर्विस मैटर्स से रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स बनाएगा, और 323B जो है वो सर्टेन अदर मैटर्स को लेकर बनाएगा। 323A जो है उसमें ट्रिब्यूनल्स को सिर्फ पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन 323B में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों यहाँ पे अपने अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के हिसाब से इसको स्टैब्लिश कर सकती हैं। 323A जो है इसमें सिर्फ एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी सेंटर के लिए, और एक एक बनाई जाएगी स्टेट के लिए, और यहाँ हो सकता है 2-3 स्टेट साथ में मिलकर ट्रिब्यूनल बना ले। तो यहाँ पे कोई हिरार्की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ हिरार्की नहीं है, लेकिन 323B में हिरार्की रह सकती है ट्रिब्यूनल्स की। ओके, अब देखो, दूसरी चीज ये कि कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो ये कोर्ट ऑफ लॉ है, और ट्रिब्यूनल जो है वो अलग है। जैसे कि हमने बात की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की, तो इसमें डिफरेंस क्या है?
कोर्ट ऑफ लॉ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टेट से पावर डिराइव करता है ये। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये स्टैट्यूट से बना है, यानी कि किसी लॉ से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर्स हैं वो इनको जुडिशियल पावर दी जाती है, लेकिन ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब कि इनको बनाया गया है जुडिशियल कामों के लिए, लेकिन बनाया है किसने? एग्जीक्यूटिव विंग ने इनको बनाया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव विंग ने एक स्टैट्यूट पास करके, लॉ पास करके इनको बनाया है, ठीक है। सिविल कोर्ट्स जो होती हैं वो यहाँ पे सिविल नेचर के सूट्स को यहाँ पे ट्रीट करती हैं, जुडिशियल पावर होती है इनके पास ट्राई करने की। ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, स्पेशल मैटर्स जो जिसके लिए इनको बनाया गया है उसको यहाँ पे ट्राई करती है। ये जो होती है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव से, ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने ही इनको बनाया है, गवर्नमेंट ने ही इनको बनाया है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ट्रेंड होता है इन लॉ। यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो सकते हैं, या जो अलग अलग मैटर्स के लिए बनाई जाती है उनके एक्सपर्ट्स ये हो सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। इंडिया अगेन बैक्स डिप्लोमेसी एट यूएनएससी। तो देखो कुछ ही दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था, क्वेरी आई थी हमारे एक यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाला था एक दो दिन पहले हिंदू एनालिसिस का, उस पर क्वेरी आई थी कि भैया जब यूक्रेन और रशिया में इतना इशू चल रहा है, रशिया और नेटो एकदम सामने है, आमने सामने है, तो यूएन कुछ नहीं कर रहा है, यूएनएससी को कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे एक स्टूडेंट ने ही क्वेरी रखी थी, तो उनका ही आंसर आज जो हिंदू ने दिया है। देखो यूएनएससी के पास खुद रशिया ये मैटर लेके गया यूक्रेन क्राइसिस वाला, और इन्होंने बोला कि जो मिन्स्क टू सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स्क टू सीज फायर एग्रीमेंट जो हुआ था, ये देखो मिन्स्क टू जो सीज फायर एग्रीमेंट था 2015 का एग्रीमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि यूक्रेन, रशिया और जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे यूक्रेन के, उनके बीच में ये कुल मिला के ये पूरा जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी। इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि अब जो है अब हम यहाँ पे कोई भी इन्वेजन नहीं करेंगे, यहाँ पे पीस इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मिन्स्क की एनिवर्सरी थी, ठीक है, मिन्स्क को कुछ साल हुए, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे 7th एनिवर्सरी थी मिन्स्क एग्रीमेंट की, और इसी के लिए यहाँ पे रशिया ने ये समिट बुलाई यूएनएससी की, और ये कहा कि हम यहाँ पे यूक्रेन के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं, यूक्रेन का कुछ भी यहाँ पे इन्वेड नहीं करने वाले हैं, ये सब चीजें यहाँ पे कही। तो यूक्रेन क्राइसिस पे बात करने के लिए बुलाया गया, इंडिया से जवाब मांगा गया, इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने अपना व्यू बताया कि भैया हमको तो लगता है कि मारधार से कुछ नहीं होगा, मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं होगा, जो भी होना है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है। देखो इसको मैंने आपको कई बार बताया कि इंडिया यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन निभाता है और रशिया के साथ भी, ठीक है। दोनों के साथ हमारे अपने अपने टर्म्स पे अलग अलग रिलेशन है, हम दोनों के साथ ही अपनी जो रिलेशनशिप है उसको बिगाड़ नहीं सकते। यूएस हमको पाकिस्तान को काउंटर करने में और चाइना को काउंटर करने में हेल्प करता है, और रशिया हमको बाकी जगहों पे हेल्प करता है, जैसे कि डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी सारी जगहों पे भी हिस्टोरिक टर्म्स हमारे रशिया के साथ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों के साथ अपनी जो इक्वेशन है उसको बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए हमने कहा है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूक्रेन के लोगों की यहाँ पे बात सुनी जाए, यूक्रेन में एक पब्लिक ऑर्डर बना रहे, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हमको इसका पूरा फुल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए मिन्स्क एग्रीमेंट का, मिन्स्क एग्रीमेंट को हमको यहाँ पे वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यूएनएससी की बात कर लेते हैं। तो मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यूएस क्यों नहीं कर रहा, कोई रिजोल्यूशन क्यों नहीं ला रहा यूएस कि यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए अंडर यूएनएससी। तो देखो इसका आंसर आपको अब मिलेगा। यहाँ पे देखो परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएनएससी जो है बेसिकली यूएन की ही एक बॉडी है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास कुछ वीटो राइट्स है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स को आप फेजर से याद रख सकते हो, ठीक है। फेजर क्या है? फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएस, सी फॉर चाइना, ई फॉर इंग्लैंड यानी कि यूके, और रशिया, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। कोई भी रेजोल्यूशन अगर आता है तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स को भी उस पर हामी देनी होगी। एक भी पर्सन, अगर एक भी मेंबर यहाँ पे वीटो राइट्स लगा देता है, अपने वीटो यूज कर लेता है, तो वो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास नहीं हो सकता। अब आप ही देखो ये वाला जो इशू है इसमें यूएस और रशिया आमने सामने है, और दोनों ही यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस अगर रेजोल्यूशन लगाएगा भी तो क्या रशिया उसको वीटो नहीं करेगा? कर देगा। चाइना भी यूएस रशिया की साइड है तो चाइना भी वीटो कर सकता है। तो ये इशू के कारण यूएनएससी में रिजोल्यूशन आना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये 5 मेंबर्स के अलावा यहाँ पे
10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी रहते हैं जिनका 2-2 साल का टेन्योर रहता है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से इस तरह से बटा हुआ है, अफ्रीका के 3 रहेंगे, एशिया के 2 रहेंगे, लैटिन अमेरिका के 2 रहेंगे, वेस्टर्न यूरोप के 2 रहेंगे, ईस्टर्न यूरोप का 1 रहेगा। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है कि यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और दूसरी चीज, ये इकलौता यूएन का ऑर्गन है जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है, और यहाँ पे ये जो डिसीजन होंगे ये बाइंडिंग होंगे, जो स्टेट्स हैं उनको ऑब्लिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूएनएससी के बारे में मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है सिंगापुर पीएम स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिंगापुर सिंगापुर जो है एक कंट्री है, इसकी लोकेशन आप जरूर देखना एटलस में। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आया चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। उसमें पूछा गया था कि जो हमारा इक्वेटर है उसके पास में सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी पड़ती है, उसका आंसर था सिंगापुर। तो ये क्वेश्चन आया था, इसलिए एटलस में जरूर देखना, ठीक है। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली अपने देश का ही एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत लोग जो हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की बात बता रही हूँ मैं, है ना। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे देश में कई सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल प्रोबिटी का पालन नहीं करे, डिक्लाइन हो रही है हमारे देश में पॉलिटिकल प्रोबिटी, और ऐसा हो रहा है जैसा कि इंडिया में होता है। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का एग्जाम्पल देके ये समझाया, जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी क्लास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो वाली क्लास को देखो, सेक्शन ये देखो, सेक्शन वो देखो, स्कूल में बोला जाता है। तो यही सेम चीज इन्होंने ये करी है, ठीक है। पर फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली कहा क्या, इन्होंने बोला कि हमारे देश में, सिंगापुर में लोग जो है, पॉलिटिशियंस जो है, इनका पॉलिटिकल प्रोबिटी काफी डिक्लाइन कर रही है, और ये हमारा देश इंडिया जैसा बन रहा है। नेहरू का जो इंडिया था वो आज ऐसी जगह पे आके खड़ा है जहां पे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, उनमें आधे आधों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें क्रिमिनल चार्जेस काफी ज्यादा सीरियस हैं, जैसे मर्डर और रेप के चार्जेस भी हैं। इसीलिए हमको कोशिश करनी है कि हम इंडिया जैसा ना बने, ठीक है। तो ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, जिसको लेकर इंडिया ने काफी ज्यादा कंडेम किया है इनके इस स्पीच को। और किसी कंट्री का लीडर ये कहे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल बताया गया है। नाउ देखो, ये दो चीजें यहाँ से निकल जाती है, एक तो फॉरेन पॉलिसी का इशू है, ठीक है। सिंगापुर के साथ हमारे रिलेशंस खराब नहीं है, फिर भी सिंगापुर ऐसी बातें कर रहा है, दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग, ठीक है। और इंडिया को इसके अगेंस्ट बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए कि इंडिया की इमेज को यहाँ पे खराब करने की कोशिश है। दूसरी चीज यहाँ पे इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जरूर आई थी, जो एडीआर की रिपोर्ट थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए, इसमें 539 कैंडिडेट्स में से जो 233 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, लगभग 43% कैंडिडेट्स कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज ने इसको कंफर्म नहीं किया था, यहाँ पे एडीआर जो कि एनजीओ है उसकी रिपोर्ट थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने यहाँ पे ये कहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा, और फॉरेन पॉलिसी का भी इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है। जस्ट छोटा सा डेवलपमेंट था, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम इस पे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अ मिरेकल क्योर अगेंस्ट एचआईवी। तो एचआईवी क्या है, पहले इसकी बात करते हैं फिर आगे बात करेंगे। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी इज अ काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस, ये ऐसा वायरस है जो आपके अगर शरीर में आ गया तो इम्यूनिटी को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। जब ये वायरस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वन ऑफ द डिसीज दैट कैन बी कॉज इज एड्स, ठीक है। एड्स इसके बाद की प्रोसेस होती है, एड्स इसके बाद का डिसीज होता है, ठीक है। तो एचआईवी क्या करता है, CD4 जो एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है, टी सेल होता है, इसको ये अफेक्ट करता है, अटैक करता है। ये टी सेल जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। तो बेसिकली एचआईवी वायरस जो है जब हमारी बॉडी में आता है तो ये टी सेल्स को, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको अटैक करता है। ये एचआईवी आने के बाद हमारी बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और CD4 सेल्स जो कि हमारे टी सेल्स हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, और हमारे ह्यूमन सिस्टम को सिवियरली डैमेज करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे अगर एक बार ये वायरस हमारी बॉडी में घुस गया तो इसको रिमूव करना नामुमकिन है, ठीक है। CD4 काउंट जो होता है किसी भी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का, रिड्यूस होता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। हेल्दी बॉडी में ये 500 से 1600 तक होना चाहिए, लेकिन इन्फेक्टेड बॉडी में ये 200 तक जा सकता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इसमें आपको कई सारे इन्फेक्शन लग सकते हैं। इसी के कारण एड्स
डिसीज होता है जिसमें आपका बहुत सारे जो डिसीजेज है एक साथ आपको अटैक करते हैं, जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज हो गया, बहुत सारे अटैक्स आपको होते हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एचआईवी जो है ट्रांसमिट होता है यूजिंग बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ब्लड के थ्रू, सीमन के थ्रू, वेजाइनल सिक्रीशंस के थ्रू, एनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, इन सभी के थ्रू एचआईवी यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है? फीवर, चिल्स, जॉइंट पेन्स, मसल एक, सोर थ्रोट, स्वेट्स एट नाइट, ये सब जो है, टायर्डनेस, वीकनेस, अनइंटेंशनल वेट लॉस, ये सब जो है ये एचआईवी के सिम्टम्स हैं, अर्ली एचआईवी के। जो भी पर्सन जिसको एचआईवी हुआ है, ये एचआईवी जो है ये किसी भी सिम्टम्स के बिना एक्सपीरियंस करके भी आपको हो सकता है आपको कई सालों तक तो पता ही ना चले कि आपको एचआईवी है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो यहाँ पे काफी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज होने लगता है ऑर्गन भी, ठीक है, ऑर्गन डैमेज भी इसके कारण होने लगता है। अब इसके दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें क्या होता है, कई सारी मेडिकेशन होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन यूज होता है वायरस को रिप्रोड्यूस होने से रोकने के लिए, ठीक है। तो जो बच गए हैं CD4 सेल्स, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की कोशिश की जाती है कि ये डिसीज से लड़ सके। डिसीज को रोक नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन डिसीज से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम आर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है एचआईवी का ट्रांसमिशन, इसकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ओके। दूसरी चीज ये कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी होता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को स्टेम सेल के थ्रू, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है। अब जो डोनर है जिससे कि स्टेम सेल लिया गया है, उसमें अगर इस तरह के कोई म्यूटेशन हो जो कि एचआईवी को रोक सके, और ये वाला स्टेम सेल अगर इन्फेक्टेड पर्सन में डाल दिया जाए, तो ये पॉसिबल है कि इसको इस ट्रीटमेंट ये जो ट्रीटमेंट है इससे एचआईवी खत्म हो सके, ठीक है। इसमें जो म्यूटेशन चाहिए वो है CCR5 का म्यूटेशन, ठीक है। तो CCR5 वाला जो म्यूटेशन है, अगर ये होता है और ये डोनर से मिलता है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग जिनके पास म्यूटेटेड कॉपी है CCR5 की, वो रेजिस्टेंट होते हैं HIV-1 वायरस स्ट्रेन से, ठीक है। अब ये रिपोर्ट किया गया कि आज तक सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा चुका है। अब जो हमारा आर्टिकल है ना, ये इसी वाले ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के बारे में है, और इसे थर्ड पर्सन की भी अब जान बचाई जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, एक तो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और रिस्क भी है इसमें। रिस्क ये है कि यूजुअली क्या होता है कि मान लो ये वाला पर्सन है ए, इसको एचआईवी है, बी से यहाँ पे हमने स्टेम सेल लिया और इसमें डाला, तो कई बार क्या होता है कि ये जो ए की बॉडी है, ये कई बार फॉरेन जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देती है, और हो सकता है कि इसकी हालत और खराब हो जाए। तो दोनों रिस्क इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे आर्टिकल ये कह रहा है कि एचआईवी को लेकर क्योर करने का, पूरी तरह से क्योर करने का अभी तक कोई प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट था नहीं, लेकिन अभी तक जो 2 लोग यहाँ पे ठीक हुए हैं एचआईवी से, वो हुए हैं स्टेम सेल की यूज के थ्रू ही, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू ही। और अभी थर्ड एक महिला भी है जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है, 60 ईयर ओल्ड ये अफ्रीकन महिला है जिनका ये ट्रीटमेंट हुआ है, और इनको 2013 में एचआईवी हुआ था। एचआईवी के बाद इन्होंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना स्टार्ट करी, और उसके बाद यहाँ पे इनको देखा गया कि 2017 में इनको ल्यूकेमिया भी हो गया, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है? एक ब्लड की बीमारी होती है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। ल्यूकेमिया के चलते इनको यहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स दिए गए, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ पे इनके अंदर इंजेक्ट किए गए, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का मतलब ये होता है कि ये स्टेम सेल्स जब किसी में डाले जाते हैं, तो ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, किसी भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं जो भी वो बॉडी डिजायर करती है, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे स्टेम सेल्स जो किसी फॉर्म में ऑलरेडी हैं और उसको आप दूसरे में ट्रांसप्लांट करो। कुछ होते हैं एम्ब्रियोनिक, जिसको आप डालते हो तो वो दूसरे जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं, वो डिजायर्ड ट्रेट्स में शेप हो सकता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स डाले गए, स्टेम सेल्स। तो पता चला कि ये जो स्टेम सेल्स डाले गए, इनके साथ कुछ अडल्ट स्टेम सेल्स भी डाले गए थे, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड थे अपने अपने शेप में, अपने अपने फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों डाले गए। अब ये अडल्ट स्टेम सेल्स ने क्या किया? पेशेंट की इम्यूनिटी को डेवलप किया, और ये जो एम्ब्रियोनिक ब्लड सेल्स या स्टेम सेल्स डाले गए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं एक्ट किया एचआईवी को यहाँ पे खत्म करने में, क्योर करने में। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स थे ना, इनमें देखा गया कि ये जो CCR5, ये जो म्यूटेशन लगती है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस, अल्ट्रेशन होती है जो स्टेम सेल्स में, वो CCR5 इस एम्ब्रियोनिक सेल में डेवलप हो गई, और इसके कारण क्या हुआ कि जो महिला थी उसका एचआईवी भी ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लक बाय चांस हो गया कि यहाँ पे ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डाला गया था, लेकिन इसमें वो म्यूटेशन मिल गई जो एचआईवी को ट्रीट करने के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पे CCR5 के थ्रू इनका ट्रीटमेंट हो गया, और यहाँ पे एचआईवी इनका क्योर हो गया, ठीक है।
ठीक है, अभी तक इनमें कोई भी HIV के सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनका, लेकिन लगभग 14 मंथ हो गए हैं जिसमें कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया HIV के लिए, और HIV के कोई भी ट्रेट्स इनके अंतर्गत नहीं देखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मेथड है, ठीक है, इसके बारे में कई सारे नई चीज़ें निकल कर आई है कि किस तरह से ये सेव कर सकता है किसी भी पर्सन को HIV इन्फेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी की वैसे तो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि फॉरेन स्टेम सेल्स को ये रिजेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अडल्ट स्टेम सेल्स भी डाले गए थे। ठीक है, अब ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है यूजुअल केसेस में भी ये देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ये भी है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं जिसके कारण इसको एक रिस्की मेथड कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक आपने यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन डाला गया एम्ब्रियोनिक सेल्स का और अडल्ट स्टेम सेल का, जो कि बेटर हेल्थ आउटकम की तरफ लेकर गया। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई पक्की चीज नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ART has ensured that HIV AIDS isn't always a death sentence, and mainly many with access to proper ART treatment have lifespan comparable to those who are without HIV। तो ART ट्रीटमेंट से भी ये कहा जाता है कि आप, ऐसा नहीं है कि HIV खत्म हो जाएगा, लेकिन ART ट्रीटमेंट से हो सकता है कि जो पर्सन को HIV है वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी सके, नॉन HIV जैसा पर्सन जैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अब कुछ वैक्सीन भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है जो HIV को रोक सके। ठीक है, इंडिया में प्रेवलेंस की बात करें HIV की तो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया कि आज की डेट में अगर हम देखें तो 2019 की बात करें तो लगभग 23.48 लाख, लगभग 23.5 लाख लोग इंडिया में ऐसे हैं जो HIV से अभी गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। काफियों को तो पता भी नहीं है कि उनको HIV है, जिनको पता है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर कर्नाटक में। ठीक है, एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि ART अभी फ्रीली अवेलेबल है उन सभी लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो हमारे देश में कोशिशें बहुत है HIV एड्स को कवर करने की, खत्म करने की, लेकिन ये एक नया जो ट्रीटमेंट निकल के आया है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे वंडर्स कर सकता है HIV ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। तो ये हैं RK विद जी, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। ओके, तो पहला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के, नितिन गडकरी जी, इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे। पहला टारगेट इन्होंने रखा कि बाय 2025 हमको जो रोड एक्सीडेंट है इनको 50% तक कम करना है। दूसरा टारगेट इन्होंने रखा बाय 2030 जो भी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं इनको हमको जीरो करना है, मतलब एक्सीडेंट के कारण होने वाली डेथ्स को हमको जीरो करना है बाय 2030। ठीक है, अब इसमें कई सारे अप्रोचेस हैं, लेकिन हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, हमको पुराना जो हमारा डाटा है उसको भी देखना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज ये कि यहाँ पे देखा गया है कि 2010 में जो UN की जनरल असेंबली थी उसमें कहा गया कि रोड एक्सीडेंट्स एक ग्लोबल यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ग्लोबल प्लान लाया गया फॉर रोड सेफ्टी 2011 से 2020 तक के लिए। तो यहाँ पे ये जो डिकेट था ये रोड सेफ्टी का डिकेट बोला गया, और ये कहा गया कि 2020 तक हमको 50% तक अपने जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनको कम करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अभी देखा गया है कि ये बोला गया था 2020 तक हमको अपने रोड एक्सीडेंट्स को कम करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तब से लेके अभी तक हमारे रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी ही हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फर्टेलिटी रेट की तो 26% हुआ करता था, लगभग 27% 2001 में 27% हुआ करता था। ठीक है, ये 2001 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट इतना हुआ करता था। 2020 में आते आते ये लगभग 38% हो गया है। ठीक है, तो ये बढ़ा है, एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, जिसको चेयर करेंगे KS राधाकृष्णन जी। ठीक है, इन्होंने 2014 में ये कमेटी बनाई, इसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमको एक तो रोड सेफ्टी फंड बनाना चाहिए, एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनानी चाहिए जो कि इसके लिए काम करे, डिस्ट्रिक्ट का एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए, इंजीनियरिंग में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, साथ में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे यूजुअली ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनको यहाँ पे हमको कवर करना चाहिए, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स हमको लेने चाहिए, उसके साथ साथ रोड सेफ्टी की ऑडिट्स होनी चाहिए, कुछ ऑडिट्स कुछ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमको एक्वायर करने चाहिए, ट्रॉमा सेंटर्स बनाने चाहिए, रोड सेफ्टी का एजुकेशन देना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैं बताऊँ, यहाँ पे गुड समैरिटन स्कीम भी चल रही है। गुड समैरिटन स्कीम में क्या होता है, जैसे मैं आपको इंदौर का बताऊँ, ठीक है, जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, गुड समैरिटन स्कीम में क्या होता है कि अगर कोई किसी की भी डेथ होती है, किसी का भी एक्सीडेंट होता है, आई एम सॉरी, किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है, तो गोल्डन आवर यानी कि जो 1 घंटा रहता है जस्ट आफ्टर एक्सीडेंट, काफी
काफ़ी क्रूशियल रहता है। अगर उस 1 घंटे में आपने उस पर्सन को हॉस्पिटल पहुँचा दिया तो उसकी जान बच सकती है। तो इस गोल्डन आवर में कोई भी अगर इंसान उस पर्सन की, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी डेथ हुई है, उसकी एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाता है, तो उसको 5000 रुपीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, एडमिनिस्ट्रेशन देती है एज़ एन इंसेंटिव, ठीक है? तो यहाँ पे गुड समैरिटन को, ये जो कल्चर है, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज़ अ इनिशिएटिव इन रोड सेफ्टी ओनली, ठीक है? इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, इसमें 2019 में कई सारे अमेंडमेंट किए गए। लेकिन देखा गया कि ये जो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही गई कि ट्रैफिक वायलेशन के लिए फीस बढ़ा दी गई, ये होगा, वो होगा, सारी चीज़ें कही गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड उतना अच्छा नहीं हुआ इसका। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एनफोर्समेंट जो है, वो सफिशिएंटली नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो, पुलिस के पास भी उतना कैपेसिटी नहीं है कि इतने वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को ये झेल सके, इतने वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को ये यहाँ पे प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। इसीलिए यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन देते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमको लगाना चाहिए हाईवेज़ पर, जो कि हेल्प करेगा पुलिस को यहाँ पे हेल्प करेगा कि ट्रैफिक कितना है, किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स का एनफोर्समेंट हो जाए अगर, तो यहाँ पे प्रॉपर काम हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे फंडिंग प्रॉपर्ली नहीं मिलती है रेक्टिफिकेशन के लिए। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, हमको पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह पे यूजुअली सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए फंडिंग ही नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो है ना, 60% रोड एक्सीडेंट्स इन ब्लैक स्पॉट्स पे ही होते हैं, ठीक है? चौथी चीज़ ये कि यहाँ पे मोस्टली जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, कम सैलरी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता है, तो वो भी थकान में गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए उनका भी एटीट्यूड ऐसे ही हो गया है कि हाँ ठीक है, जो भी होगा होगा। तो रोड सेफ्टी को लेकर वो भी उतने अवेयर नहीं है। फिफ्थ चीज़ ये कि यहाँ पे ड्राइविंग स्किल्स को हमको सुधारने की ज़रूरत है। लोगों का क्या जो चलता है एटीट्यूड है, उसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक रिटन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए और रिगरस प्रैक्टिस करवानी चाहिए हमको टेस्ट की। कई जगह देखा जाता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट होती है, वो ऐसे ही नाम की होती है। वहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है, जहाँ पे आप गाड़ी चलवा के देखो उस पर्सन से कि उसको आ भी रही है कि नहीं चलाने आ रही है। बस आप ऐसे ही डायरेक्टली उसको यहाँ पे लाइसेंस बाँटते जा रहे हो। तो ये भी एक इश्यू है। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो 2/3 विक्टिम हैं, जो रोड फैटेलिटीज़ का शिकार होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता, ठीक है? ना या तो वो सेफ्टी गियर नहीं पहनते, हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। और एक और चीज़ है, जो मोटर व्हीकल एक्ट आया, इसमें जो जुवेनाइल्स के ऑफेंसेस हैं, जो 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जिनको गाड़ी दे देते हैं उनके पेरेंट्स, उनका भी जो एनफोर्समेंट है, जो इनका जो ऑफेंसेस है, इनका भी जो, इनके लिए भी जो यहाँ पे एनफोर्समेंट रखा गया था, पेनलाइजेशन रखा गया था, वो भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि इंडिया इमरजेंसी प्रोवाइड कर सके। ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जो इसको प्रॉपर्ली एनफोर्स नहीं करा रहे। तो अभी हमको ज़रूरत है कि एक तो हम ये सारी इंटेलिजेंस नेटवर्क लेकर आएँ, इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाएँ मोटर व्हीकल एक्ट को। दूसरी चीज़, जो 112 हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर है, उसको सारे स्टेट्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कराएँ। इसके साथ में यहाँ पे जो सीसीटीएनएस में हम इसको शामिल करें, यानी कि जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, उसमें हम अपने जो रोड सेफ्टी वाले इश्यूज़ है, इसको शामिल करवाएँ, ठीक है? इसके साथ में हमको रेमेडियल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है, ये यहाँ पे कई सारे मेजर्स ले सकती है। वर्ल्ड बैंक इसमें काफ़ी सारे मेजर्स ले सकती है। मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम स्टेक होल्डर्स को अवेयर करा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर मेंस, ओके? तो इसमें से आप पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर करना, ओके? सो आज के लिए इतना ही था। कल के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन था भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका ध्यान रखना, ठीक है? जब भी ऐसा दिखे ना, तो डब्बा बना लेना उसके आसपास। पहला स्टेटमेंट है, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी के आगे इसमें ही आता है ये आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स को एक प्रॉपर टाइटल नहीं मानता, ठीक है? दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स जो है 1954 में शुरू जरूर हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सस्पेंड हुए, कई बार सस्पेंड हुए हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तीसरी चीज, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर ईयर। ये भी गलत है, सिर्फ 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं एक ईयर में। तो तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? इसका आंसर है डी,
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश है, जैसे कि हमारे देश में गवर्नमेंट है, हमारा देश जो है गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट को लिमिट करती है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जो कि अगेंस्ट हो फंडामेंटल राइट के फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट जब करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेशन लग गई ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशन लगा दी गवर्नमेंट के ऊपर। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे आंसर डी होगा। सो आपके जिसके भी आंसर सही सही थे कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके नहीं थे इस पर काम करो। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।